chapter, we are going to discuss about managing and forecasting cash flows. अभी हमारे यूनिट 5 का सेकंड टॉपिक है, दैट इज मैनेजिंग एंड फोरकास्टिंग कैश फ्लोज. अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैश होता है क्या है बिजनेस में. देखें, कैश जो होता है बेसिकली बिजनेस के अंदर वो इस्तेमाल होता है टू पे ऑफ योर कैश एक्सपेंसेस. और बिजनेस के अंदर बहुत सारी जगहों से कैश आता भी है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिजनेस अपना कैश खर्च भी करता है. और जो कैश बिजनेस में आता है और जो कैश बिजनेस में जाता है, जो दोनों का जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो बिजनेस में कैश बच जाता है वो होता है आपका कैश फ्लो. सो व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो इज द सम ऑफ कैश पेमेंट्स टू अ बिजनेस. द सम ऑफ कैश पेमेंट्स टू द बिजनेस इज नोन एज कैश इनफ्लोस. मतलब बिजनेस के पास से जहां जहां से पैसे आ रहे हैं, लेस द कैश पेमेंट्स बाय द बिजनेस, दैट इज जहां जहां बिजनेस अपने कैश पेमेंट्स पे कर रहा है, दैट इज बेसिकली योर कैश आउटफ्लोस. उन दोनों का डिफरेंस हमारा कैश फ्लो होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स सपोज मेरे बिजनेस में कैश सेल्स हुई है, कोई कस्टमर आया है, उसने कोई कस्टमर खरीद के गया है 5,000 की चीज, तो ये मेरा क्या हुआ? कैश इनफ्लो हुआ. वेर मैंने अपना एक्सपेंस पे करा, लेट्स सपोज वेजेस पे करी 2,000 की, तो ये कैश आउटफ्लो हो गया. इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे बिजनेस में कितने पैसे बच गए? 3,000. ये मेरा क्या है? नेट कैश फ्लो. तो नेट कैश फ्लो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. तो कैश फ्लो या नेट कैश फ्लो बोलो, सेम चीज है. ठीक है. तो कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लो माइनस द कैश आउटफ्लो. और यूजुअली हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस. और कैश फ्लो को रिकॉर्ड करना या मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो व्हाई कैश फ्लो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस? कैश फ्लो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स नीड कैश फ्लो प्लानिंग टू पे देयर सप्लायर्स ऑन टाइम एज दे आर गिवन शॉर्टर क्रेडिट पीरियड्स. तो यूजुअली न्यू बिजनेसेस के लिए कैश फ्लो प्लानिंग बहुत ज्यादा वाइटल होती है, क्योंकि नए बिजनेसेस जो होते हैं आपके बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि सप्लायर्स आपको बहुत कम क्रेडिट पीरियड देते हैं. दैट मीन्स यू हैव टू मेक योर क्रेडिटर्स अर्ली पेमेंट्स. और ड्यू टू दीज अर्ली पेमेंट्स होता ये है यूजुअली कि आपके बिजनेस को कैश फ्लो बनाना पड़ता है ताकि वो इफेक्टिवली अपने कैश को मैनेज कर सके. और जब सप्लायर को पैसे देने की बारी आए तो उसके पास कैश होना चाहिए मौजूद. ऐसा नहीं है कि उसके पैसे खर्च हो जाएं और आपके पास सप्लायर को पैसे देने के लिए पैसे बचे ही नहीं है. So new business startups should plan their cash flow efficiently so that they have enough amount of money to pay off their suppliers. Secondly, they should also plan the cash flows so that they can pay back the banks and other lenders. They can pay the interest and they can repay the loans. तो ये जाहिर सी बात है, बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको लोन तो देता है, लेकिन वापसी में बैंक को इंटरेस्ट भी चाहिए होता है और साथ साथ जो लोन आपने लिया उसकी रीपेमेंट्स भी चाहिए होती हैं. तो कैश फ्लो प्लानिंग करके आप ये अपना जो है वो कैश फ्लो प्लानिंग करके आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना आप इंटरेस्ट पे करोगे और कितना आप लोन रीपे करोगे. और प्लस बैंक्स भी इस कैश फ्लो फोरकास्ट को देख के इस्तेमाल करते हैं कि बेसिकली बिजनेस को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. क्योंकि अगर बिजनेस के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है, मतलब नेट कैश फ्लो उसका ज्यादा है, पॉजिटिव में है, ओनली देन द बिजनेस विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट एंड ओनली देन द बिजनेस विल बी एबल टू रीपे द लोन. तो यूजुअली कैश फ्लो प्लानिंग इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप बैंक और लेंडर्स को ये दिखा सको कि आपके पास इनफ कैश है और आपको वो लोन वगैरह देते हैं. Then finance is often tight during the business startup. Hence, cash flow planning is vital to spend more efficiently. अब यूजुअली जब बिजनेस स्टार्टअप होता है तो कहाँ पैसे जा रहे होते हैं कुछ अंदाजा नहीं होता. और यूजुअली जो पैसे आप जब स्टार्टअप में लगाते हो तो यूजुअली ओनर ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग ही लगा रहा होता है, क्योंकि लोन्स वगैरह के अप्रूवल में टाइम लगता है, लोन्स वगैरह आने में टाइम लगता है, कभी कभार लोन्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं. तो इसलिए यूजुअली जो है वो फाइनेंस इज टाइट ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. तो इस टाइट फाइनेंस को इफेक्टिवली खर्च करने के लिए आप कैश फ्लो प्लानिंग करते हैं ताकि आपके फाइनेंसेस इधर उधर जाया ना हो जाए बल्कि प्रॉपर तरीके से खर्च हो जाए. So this is why cash flow planning is very important and vital for the businesses. Now, usually आप कैश फ्लो प्लानिंग कैसे करते हो? बाय मेकिंग फोरकास्टेड कैश फ्लोस.
फोरकास्टेड कैश फ्लो इज एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कि आपके फ्यूचर में जो है वो कितना कैश फ्लो रहेगा बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर करंटली इन द मंथ ऑफ मार्च, तो अप्रैल का जब मैं कैश फ्लो फोरकास्ट करूंगा, सो दैट विल बी माय फोरकास्टेड कैश फ्लो, कि अप्रैल में मैं अंदाजा लगाऊंगा अपने कैश इनफ्लोस कितने आएंगे मेरे पास और कैश आउटफ्लोस कहाँ कहाँ होंगे मेरे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। So to make forecasted cash flows, you need to first forecast the cash inflows. Cash inflows क्या होते हैं? Cash inflows basically कहाँ से बिजनेस में पैसा आएगा. So you try to forecast that. क्या ओनर और एक्स्ट्रा पैसे डालेगा तो ओनर कैपिटल इंजेक्शंस कितने आएंगे? क्या बैंक लोन मिलेगा तो बैंक लोन रिसीव होगा तो वो कितना होगा, उसको आप कैश इनफ्लो में रिकॉर्ड करते हो। कस्टमर कैश परचेजेस करेंगे तो उसको आप जो है वो रिकॉर्ड करते हो कैश इनफ्लोज में। ट्रेड रिसीवेबल, जिन्होंने उधार पे हमसे गुड्स खरीदे थे वो हमें पेमेंट्स ला के देंगे वापस, तो बेसिकली उनका आप जो है वो कैश इनफ्लो रिकॉर्ड करते हो। देन वी हैव फोरकास्टिंग कैश आउटफ्लोज। अब कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं? बिजनेस के कैश के खर्चे, और इनको फोरकास्ट करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैश आउटफ्लोज इंक्लूड लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स क्या होती हैं आपकी, कि बेसिकली कोई एसेट अगर आप लीज पे खरीदते हैं, जैसे मैंने कल समझाया था आपको कि लीज पे आप जब एसेट खरीदते हो तो आप एसेट को ओन नहीं करते बल्कि एसेट को यूज करने के लिए खरीदते हो, और उसके अगेंस्ट में आपको कोई ना कोई पेमेंट देनी होती है, तो वो भी कैश आउटफ्लो होता है। आप एनुअली अपना रेंट पे कर रहे हो, अपने ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो, अपने प्रेमिसेस का, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो, तो उसमें भी कैश जा रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सारा आपका कैश आउटफ्लो होता है। लेबर पेमेंट्स कितनी करनी है वो भी आपका कैश आउटफ्लो होता है। वेरिएबल कॉस्ट पेमेंट्स, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा है तो वो पेमेंट्स करने के लिए आपको कैश की जरूरत होती है। तो दीज आर योर एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लोज, कि बेसिकली अगर नेक्स्ट मंथ में कितना रेंट पे करूंगा, नेक्स्ट मंथ में कितने बिल्स पे करूंगा, नेक्स्ट मंथ मेरा लीज कितना होगा, मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा लेबर कितने पैसे ले जाएंगे, वेजेस वगैरह कितनी पे करनी है। तो दीज आर योर फोरकास्टेड कैश आउटफ्लोज। तो यूजुअली आप अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को फोरकास्ट करते हो कि अभी ये हुए नहीं है, अभी कैश इनफ्लोज आया नहीं है, कैश आउटफ्लो आया नहीं है, लेकिन अभी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं मेरी प्लानिंग जो है वो सही रहे और मैं अपने कैश आउटफ्लोज को कम रख सकूं और कैश इनफ्लोज को बढ़ा सकूं। क्योंकि यूजुअली आपके बिजनेस के अंदर जो कैश फ्लो आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस योर कैश इनफ्लोज शुड बी हायर एंड योर कैश आउटफ्लोज शुड बी लोअर। सो यूजुअली द स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट इज दिस वे। कैश फ्लो फोरकास्ट क्या होता है? इट इज द एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो इस तरीके का आपका जो है वो कैश फ्लो फोरकास्ट बनता है, जहाँ पे फर्स्ट यू रिकॉर्ड ऑल द कैश इनफ्लोज एंड यू गेट द टोटल कैश इनफ्लोज। फॉर एग्जांपल जनवरी का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी कैश सेल्स हुई है, रिसीवेबल पेमेंट्स आई हैं, तो टोटल कैश इनफ्लो हम दोनों को ऐड करके, या जितने भी कैश इनफ्लोज दिए मैं क्वेश्चन के अंदर उन सबको ऐड करके हमारे पास टोटल कैश इनफ्लो आ जाता है। टोटल कैश आउटफ्लो आपका होता है वेजेस, रेंट, मटेरियल, ये सारे खर्चे आपने पे करे तो आपका आ गया कैश आउटफ्लो। अब टोटल कैश इनफ्लो में से आप जब टोटल कैश आउटफ्लो माइनस करते हैं तो आपके पास बच जाता है कैश, नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लो क्या होता है? नेट कैश फ्लो इज बेसिकली द रिमेनिंग कैश इन द बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर मंथ, कि कैश इनफ्लो कितना हुआ है जनवरी के मंथ में, कैश आउटफ्लो कितना हुआ, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास जो नेट कैश फ्लो आया वो आया कि इतना कैश बिजनेस में बच गया इन द मंथ ऑफ जनवरी। Now, after you get the net cash flow, you add the opening balance. Now, what is opening balance? Opening balance is कि जनवरी के स्टार्टिंग के मंथ में हमारे पास जब जनवरी स्टार्ट हुआ था तो एग्जिस्टिंग पैसे कितने अकाउंट में पड़े हुए थे हमारे, हम उनको भी ऐड करते हैं, एंड देन वी गेट द क्लोजिंग बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि जो हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, ऑफ कोर्स फेब के स्टार्ट में ही आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपए जनवरी के एंड में बचते हैं, तो वह 10,000 रुपए मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो फेब्रवरी का मेरा जो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा? 10,000 का। फिर मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे खर्च होंगे, नेट कैश फ्लो आएगा। फिर नेट कैश फ्लो में मैं वो वैल्यू ऐड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास साल के महीने के शुरू में थी वो वैल्यू। तो इस तरीके से यू ऐड द ओपनिंग बैलेंस इन द नेट कैश फ्लो टू गेट द क्लोजिंग बैलेंस। तो अब पेपर में इसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी उसकी थोड़ी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं।
अब देखिए पेपर के अंदर जो कैलकुलेशन आपकी आनी है वो कुछ इस तरीके से आनी है कि आपको पूरा बनाने का तो आएगा नहीं, और ना ही पेपर वन में आएगा ये, क्योंकि पेपर वन में कोई कैलकुलेशन आती नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर टू के अंदर ये कैलकुलेशन होगी। और पेपर टू के अंदर भी कैलकुलेशन किस तरीके की होगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश इनफ्लोज दिए हमें, रिकॉर्ड करने कैश इनफ्लोज। लेट्स सपोज ये मंथ है जनवरी का, ये मंथ है फेब का, ये मंथ है मार्च का। सही है। कैश इनफ्लोज दिए हमें आपके, लेट्स सपोज ओनर्स कैपिटल है, कैश सेल्स हैं, और रिसीवेबल्स पेमेंट्स है। आपके ट्रेड रिसीवेबल ने आपको पेमेंट करी है, ट्रेड रिसीवेबल्स पेमेंट्स। लेट्स सपोज ये है 5,000, ये है 6,000, ये कुछ भी नहीं है, फिर ये है 7,000, ये है 8,000, फिर ये है 9,000, और ये है 10,000। सही है। अब लेट्स सपोज क्वेश्चन के अंदर वो आपसे बोलेगा कि ये है आपका टोटल कैश इनफ्लो। तो 5 + 6 कितना होगा आपका? 11,000। यहाँ पे हम 11,000 लिख देंगे। ये वैल्यू उसने दी भी नहीं होगी। ये 9 + ये 19,000 है, ये लिख देंगे हम लोग। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 7 + 8, 7,000 + 8,000, सो 7, 8,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बेसिक वैल्यूज फाइंड करनी होगी। अब कैश आउटफ्लोज का कॉलम बना देते हैं। अब कैश आउटफ्लो का कॉलम में क्या क्या आ जाएगा आपके पास? लेट्स सपोज लीज पेमेंट आ गई, रेंट आ गया, वेजेस आ गई, हीट एंड लाइट एक्सपेंस आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड करा, लीज पेमेंट्स आ गई 3,000, रेंट आ गया आपका 4,000, वेजेस आ गए आपकी 3,000, और हीट एंड लाइट आ गया आपका 500। तो अब टोटल कैश आउटफ्लो आ जाएगा हमारे पास। कैसा आएगा? इन सबको ऐड कर देंगे। इसी तरह लीज पेमेंट है यहाँ पे 3,000, रेंट आपका 2,000 है, वेजेस आपकी 3,000 है, और हीट एंड लाइट आप 1,000 हो गया। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे रेंट है, लीज पेमेंट है 3,000, रेंट की वैल्यू नहीं पता, ये वाई ले लेंगे। वेजेस की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3,000, और ये है 1,000। अब यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कुछ भी नहीं है अभी, ये टोटल कैश आउटफ्लो कैसे आएगा? बस हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। सारे आउटफ्लोज को ऐड करेंगे तो टोटल कैश आउटफ्लो आ जाएगा। 3,000 + 4,000 7,000, + 3,000 10,000, और 500 मतलब 10,500। ये टोटल कैश आउटफ्लो आ गया। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी कैलकुलेट करते हैं। 3,000 + 2,000 5,000, 5,000 + 3,000 8,000, 8,000 + 1,000 9,000 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू दी हुई। तो जब y वैल्यू दी हुआ होगा ना, तो इसने आपको टोटल यहाँ पे दिया होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे टोटल दिया हुआ है इसने 10,000। तो अब 10,000 हमारे पास टोटल कैश आउटफ्लो है, लेकिन हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी? जाहिर सी बात है, जब ये सब ऐड करा होगा हमने तभी तो हमारे पास 10,000 आया है। तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? y की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगी कि 3,000 + y + 3,000 + 1,000 = 10,000। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको माइनस कर देंगे यहाँ लेके जाके। तो y = 10 - 3 - 3 - 1। तो ये y आ जाएगी आपकी तकरीबन 10 - 3 आपका 7, और 7 - 3 आपका 4, और 4 - 1 इज 3। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3,000। तो 3,000 हम यहाँ पे y की वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में सवाल आएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द नेट कैश फ्लो। ये अच्छा ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपको बनानी नहीं है, ये
ऑलरेडी बना आएगा, बस आपको ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो नेक्स्ट कैश फ्लो क्या होगा, 11,000 में से हम 10,500 माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया आपके पास नेट कैश फ्लो 500। 15,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे तो नेट कैश फ्लो कितना बच गया आपके पास 6,000। 19,000 में से हम लोग 10,000 माइनस कर देंगे तो नेट कैश फ्लो कितना बच गया आपके पास 9,000। अब इसमें हमें ऐड करना होता है ओपनिंग कैपिटल। जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इस मंथ का, या इसको ओपनिंग कैपिटल नहीं है सॉरी, ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश बैलेंस ओपनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या है आपका, जनवरी का महीना है, 0 है। तो अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 500। 500 प्लस 0 कितना होगा, 500 ही होगा। अब नेक्स्ट मंथ में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हमें, ये जी दिया हुआ है, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 6,500। अब जो थोड़े होशियार बच्चे होंगे ना, उनको पता होगा कि यार जो नेक्स्ट लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो इस मंथ का क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे 500 लिख देंगे। और वो बच्चे थोड़ा सा जो मैथ्स में अच्छे होंगे वो क्या करेंगे, करेंगे 6,500 क्लोजिंग बैलेंस है, और मैं इसमें से अगर 6,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 500। जो कुछ बच्चे जो रट्टा लगा के जाएंगे फॉर्मूले का, वो क्या करेंगे, वो करेंगे सर 6,000 में हम अगर जी ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6,500। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ये वहां लेके जाएंगे तो 6,500 माइनस 6,000 करेंगे तो जी आ जाएगा हमारे पास 500। ओहो 500 आ गया। वो पूरी ये कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से आपका जी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपको बस ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो रही है चीजें। अब ये जाहिर सी बात है 6,500 नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो 6,500 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, दैट इज 15,500। तो इस तरीके से कैश फ्लो फोरकास्ट की कैलकुलेशन आपके पेपर 2 के अंदर आती है। तो अभी हम जब ईयरली पास पेपर करेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये कैलकुलेशन भी सॉल्व कर रहे हो। अब प्रिडिक्शन करना मतलब एस्टिमेट लगाना फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्टिंग के फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो इट हेल्प्स अरेंज फाइनेंस इन नेगेटिव पीरियड्स ऑफ कैश फ्लोज। आप जब प्रिडिक्शन कर रहे हो कि यार फ्यूचर में मेरे पास कितना कैश फ्लो होगा, तो बहुत दफा ऐसा होगा कि आपके नेगेटिव कैश फ्लोज भी आ रहे होंगे, मतलब कुछ मंथ्स में आपके एक्सपेंसेस एक्सीड कर रहे होंगे और इनफ्लोस कम होंगे, तो उसकी वजह से आपका नेगेटिव कैश फ्लो आएगा। नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है कि जब कैश इनफ्लो आपका कम हो और कैश आउटफ्लो ज्यादा हो जाए, तो वी से दैट इट इज अ नेगेटिव कैश फ्लो। तो नेगेटिव कैश फ्लो की सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसको मैनेज करना होता है, उसके लिए आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो उस मंथ में आप शायद किसी से लोन ले लो, किसी से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, या किसी कस्टमर को बोलो कि आप उस मंथ मुझे जो है वो पैसे ज्यादा दे देना, या आप सप्लायर से रिक्वेस्ट कर लो कि यार मैं जो हूँ आपको इस मंथ पैसे नहीं दे सकता, मेरा नेगेटिव कैश फ्लो है, तो आप मुझसे नेक्स्ट मंथ ले लेना। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज करते हो व्हेन यू गेट टू नो दैट यू हैव नेगेटिव कैश फ्लो पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मार्च में अगर हमारे पास नेगेटिव कैश फ्लो पीरियड आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च के मंथ में जो है वो हम लोग अपने खर्चे कम करें ताकि हमारा ये नेगेटिव कैश फ्लो पीरियड ओवरकम हो जाए। सेकेंडली, इफ नेगेटिव कैश फ्लो आर टू ग्रेट, प्लान्स कैन बी मेड टू रिड्यूस इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्च में अपना एक्सपेंस कैश आउटफ्लो लगाया हुआ था कि आप कोई एसेट परचेज करोगे। अब एसेट परचेज करने की वजह से मार्च का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो रहा है। तो आपने क्या करा, आपने अपना चेंज ऑफ प्लान करा, आपने बोला मैं एसेट आउटराइट परचेज नहीं कर रहा, मैं एसेट को इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द एसेट एट फुल पेमेंट, आपने लीज पे एसेट खरीद लिया या हायर परचेज पे एसेट खरीद लिया। तो आपने चेंज ऑफ प्लान्स कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव कैश फ्लोज, ताकि आप उसको रिड्यूस कर सको अपने नेगेटिव कैश आउटफ्लोज को, कैश फ्लोज को। Then we have investors and bankers will often have confidence and lend by looking at the cash flow forecast. आप कैश फ्लो फोरकास्टिंग इसलिए भी करते हो टू अट्रैक्ट योर बैंकर्स और इन्वेस्टर्स टू lend the money or invest the money into the business. Because if the business has a good cash flow position, that means it will be able to pay interest and it will be able to pay
द रीपेमेंट्स ऑफ लोन। तो ऐसी सिचुएशन में आप बैंकर का कॉन्फिडेंस लेने के लिए या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है वो अपने कैश फ्लो को प्रिडिक्ट करते हो, एस्टिमेट लगाते हो, ताकि आपका कैश फ्लो जो है वो एस्टिमेट देख के आपका बैंकर या आपका इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। However, if you have inexperienced managers or inexperienced staff, so mistakes can be made in estimating or predicting the cash flow, which can cause inaccuracies. Another thing is that unexpected cost can increase. आपकी अनएक्सपेक्टेडली कॉस्ट बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, कोई नए एम्प्लॉयज को आपने हायर कर लिया, तो आपने प्लान भी नहीं था लेकिन आपको करना पड़ा मजबूरन, तो वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अनएक्सपेक्टेडली जो है वो आपका कोई किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस में आग लग गई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, तो उसकी वजह से जो है वो अब आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है उसको, तो उसकी वजह से एक एडिशनल कैश आउटफ्लो आ गया। तो इस तरीके के खर्चे आपके कभी कभार जो अनयूजुअली आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करते अपने कैश फ्लोज में, और जब वो आ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से आपका कैश फ्लो इनएक्यूरेट हो जाता है। देन रॉन्ग assumptions ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च कैन लीड टू इनएक्यूरेट फोरकास्ट एज वेल। आप गलत assumptions बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रिडिक्टेड दैट द सेल्स विल इंक्रीज, बट आपकी मार्केट रिसर्च पूरी नहीं थी, आपका मार्केट रिसर्च पूरा नहीं था, और आपने क्या करा, आपने प्रेडिक्ट करा कि सेल्स इंक्रीज हो गई और कैश इनफ्लो को आपने बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हुई, because you had inadequate research. Due to that, you estimated wrong cash flows, and when you estimated wrong cash flows, due to this your cash flow position declined, आपका कैश फ्लो खराब हो गया। So you should ensure that कि जब भी आप कैश फ्लो प्रेडिक्ट कर रहे हो, so you should have experienced workforce, आप फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ, आप अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज भी रखो अपने मार्जिन के अंदर, कि अनएक्सपेक्टेडली मेरा कोई भी खर्चा आ सकता है, जिसको हम कहते हैं सेफ मनी। और उसके साथ साथ आप अपनी assumptions बिल्कुल करेक्ट करो, दैट मींस यू कंडक्ट अ गुड ओवरऑल रिसर्च, ताकि आपकी assumptions बिल्कुल एक्यूरेट हो। नाउ यूजुअली व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। अब कैश फ्लो प्रॉब्लम क्या होता है? कैश फ्लो प्रॉब्लम इज द नेगेटिव कैश फ्लो इन द बिजनेस। जब बिजनेस के कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कैश आउटफ्लो बहुत कम हो जाते हैं, तो वी से दैट के बिजनेस हैज नेगेटिव कैश फ्लो। और नेगेटिव कैश फ्लो का जो पीरियड होता है वो बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम होता है। एंड हाउ डज नेगेटिव कैश फ्लो पीरियड अकर? नंबर वन, लैक ऑफ प्लानिंग। आप अपने कैश इनफ्लोज को प्लान नहीं करते, आप अपने कैश आउटफ्लोज को प्लान नहीं करते। व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग इनटू द बिजनेस, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव टू रिसीव द मनी एंड वेयर यू डोंट हैव टू पे, और वेयर यू हैव टू डिले द पेमेंट्स। तो यूजुअली लैक ऑफ प्लानिंग कैन कॉज अ कैश फ्लो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे खर्चे क्या होंगे, मुझे ये नहीं पता मेरे बिजनेस में पैसे कहाँ से आएंगे, तो डेफिनेटली मेरे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आएंगे। सेकेंडली, पुअर क्रेडिट कंट्रोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुअर क्रेडिट कंट्रोल? बेसिकली आप जो है वो अपने डेटर से, मतलब जो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, उनसे आप पैसे जो है वो बहुत देर में ले रहे हो, और अपने आपके जो पेएबल्स हैं, मतलब जिनको आपने पैसे देने होते हैं, उनको आप पैसे बहुत जल्दी दे रहे हो। एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि यू आर रिसीविंग द मनी लेट बट यू आर मेकिंग द पेमेंट्स अर्ली, जिसकी वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम आएगा। व्हाट अ मैनेजर मस्ट एक्चुअली डू इज कि उसको अपने रिसीवेबल से ज्यादा जल्दी पैसे ले लेने चाहिए, ताकि रिसीवेबल भागे ना और बिजनेस पे कैश इनफ्लो आ जाए। वेयर एज अपने पेबल को वो देर से पैसे दे, ताकि बिजनेस में पैसा मौजूद रहे काफी टाइम तक और वो अपने दूसरे एक्सपेंडिचर्स को पे ऑफ कर सके। सो व्हाट अ बिजनेस मस्ट डू इज दैट इट शुड डिले पेमेंट्स टू सप्लायर्स एंड आस्क receivables टू पे अर्ली। तो इससे आपका क्रेडिट कंट्रोल इंप्रूव होता है। बट इफ यू आर नॉट आस्किंग योर डेटर्स टू पे अर्ली एंड यू आर मेकिंग योर पेमेंट्स टू सप्लायर्स अर्लियर देन यू रिसीव द पेमेंट, तो उसकी वजह से आपका क्रेडिट कंट्रोल खराब हो जाएगा। अगेन, allowing two customers too long to pay the debts. If you allow the customers too long to pay the debts, customers भाग जाते हैं, क्योंकि डेट उनके ऊपर चढ़ता रहता है और एक साथ उनका बहुत सारा डेट हो जाता है, एंड देन यूजुअली दे रन अवे। So you don't allow customers too long to pay debts.
फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जिससे आपको 3 महीने में पैसे लेने थे, लेकिन क्योंकि वो आपके कस्टमर है और बात खराब ना हो आपकी उनसे, आप उनसे 9 महीने में पैसे ले रहे हो, तो कहाँ वो 6 महीने जो ये डिले हुआ है, तो 6 महीने आपके बिजनेस में पैसे नहीं आए, राइट? सो इफ यू अलाउ द कस्टमर्स टू लॉन्ग टू पे द डेट्स, दे कैन ईदर रन अवे और यू विल हैव कैश फ्लो इश्यूज, बिकॉज आपके 6 महीने तक पैसे नहीं आए, तो जाहिर सी बात है बिजनेस में कैश फ्लो इशू आएगा. And another cause of cash flow problem is expanding too rapidly. If you expand your premises, if you expand your business too rapidly, तो आपको बहुत सारा कैश जो है वो खर्चों में निकल जाएगा. And you might not be able to maintain a record as well, because if you are expanding too rapidly, आपके पैसे कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ खर्च हो रहे होंगे, आपको कोई आइडिया नहीं होगा. So this might also cause a cash flow problem. So usually these are the reasons why cash flow problem occur into the business. And of course, you need to solve these problems. That is, you need to improve your cash flows. Now, what are the ways to improve your cash flows? Number one, do overdraft agreements with the bank. अब जैसे कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं. आप बैंक से जो है वो एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हो कि आपके अकाउंट का जितना भी बैलेंस होगा उससे आप सर्टेन अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हो ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बैंक का एग्रीमेंट है कि मैं 30,000 अपने अकाउंट से ओवर विड्रॉ करा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज हैं, सो आई कैन विड्रॉ अप टू 80,000, बिकॉज बैंक से मैंने ओवरड्राफ्ट साइन करा हुआ है. दैट इज, आई कैन विड्रॉ 30,000 दैन माई अकाउंट बैलेंस. सो इससे क्या होता है, इससे आपके पास एक शॉर्ट टर्म, एक तरीके का शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल लोन आ जाता है. हाउएवर जब आप इसको रीपे करते हो तो इंटरेस्ट चार्ज होता है इसके ऊपर, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज इंसॉल्वेंसी. वाई? बिकॉज व्हेन यू आर रिपेइंग इट बैक, फॉर एग्जाम्पल मैं गया अपने अकाउंट में पैसे डलवाने, तो बिजनेस ने, बैंक ने वो सारे पैसे जो पिछले थे ओवरड्राफ्ट के, वो सारे पैसे काट लिए. अब मेरे ध्यान में नहीं था कि मैंने जो है वो बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, तो मैंने 1 लाख रुपए बैंक के अकाउंट में डलवाया, उससे 30,000 प्लस इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया. अब क्या हुआ, अब मेरे पास कैश की दोबारा लैकिंग्स हो गई, अब मेरे पास कैश जो है वो दोबारा कम पड़ गया. सो इट कैन कॉज इंसॉल्वेंसी एज वेल, दैट आई माइट नॉट बी एबल टू पे माई डेट्स अगेन. सेकेंडली, शॉर्ट टर्म लोन ले लो आप. अब शॉर्ट टर्म लोन लेने से क्या होता है, बिजनेस के अंदर पैसे तो आ जाते हैं, एक फिक्स अमाउंट आपके पास आ जाता है, बट अगेन इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, प्लस लोन रीपे भी करना पड़ेगा लॉन्ग रन में. अनदर ऑप्शन टू इम्प्रूव योर कैश फ्लो इज टू सेल ऑफ एसेट. सेल ऑफ एसेट से आपके कैश इनफ्लो तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो एसेट जो है आप जल्दी जल्दी में बेच दोगे तो उसके अगेंस्ट में आपको काफी कम प्राइस मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेलिंग एन एसेट अर्जेंटली, सो समवन कैन एक्सप्लॉइट यू. उसको पता है आपको जल्दी बेच रहे हो एसेट को, तो वो आपसे ज्यादा पैसे नहीं बल्कि कम पैसे आपको पे करेगा. सेकेंडली, द एसेट कुड हैव बीन यूज्ड एट अ लेटर डेट. वो एसेट आप, लेट्स सपोज, अगर फ्यूचर में एक्सपैंड करते अपना बिजनेस, तो वो एसेट आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते थे, बट नाउ यू हैव सोल्ड दैट एसेट, एंड इट कुड हैव बीन यूज्ड एज अ कोलैटरल एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको कोलैटरल रखवाना पड़ता है. दैट इज, कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ती है, तो आप वो एसेट अपना गिरवी रखवा सकते थे, कोलैटरल रखवा सकते थे, और उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाता. लेकिन अब आप अगर बैंक के पास जा रहे हो तो बैंक आपको शायद लोन देने से रिफ्यूज कर दे, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू कीप एज अ collateral. So these are the drawbacks of using sale of asset as a method of improving the cash flow. Then another method to improve the cash flow is sale and lease back. सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या है कि कोई एसेट आपके पास है, लेकिन अभी आपको पैसों की जरूरत है बिजनेस में, तो आप क्या करो, अपना एसेट बेच दो और उसी एसेट को फिर लीज बैक कर लो. तो इससे होगा क्या, देखें. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 लाख रुपए का एसेट है और मुझे जो है वो अभी पैसे चाहिए बिजनेस में, तो मैं ये एसेट को सेल कर दूंगा, तो मेरे बिजनेस में कितने आ जाएंगे, 5 लाख रुपए आ जाएंगे. और यही एसेट मैं दोबारा लीज करवा लूंगा एट 30,000 पर मंथ. तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि मेरे बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए सीधा सीधा पूरा पूरा कैश मेरे बिजनेस के अंदर आ गया बाय सेलिंग दैट एसेट. और अब यही एसेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑन द लीज पेमेंट्स ऑफ 30,000 पर मंथ. तो अब हर महीने मुझे 30,000 रुपए पे करने पड़े, बट मेरे बिजनेस में क्या आ गया, 5 लाख रुपए एक साथ भी तो आया. तो सेल एंड लीज बैक इज ऑल्सो एन ऑप्शन, दैट एसेट कैन बी सोल्ड टू अ फाइनेंस कंपनी एंड कैन बी लीज बैक. तो उससे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि लीज पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी,
30,000 पर मंथ आपका एक और एडिशनल कैश आउटफ्लो हो गया. सेकेंडली, लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट इफ द एसेट प्राइस वुड हैव रोज. फॉर एग्जाम्पल, अगर एसेट आपके पास था, वो एसेट जो है वो अगर आप बाद में बेचते तो 5 लाख से 8 लाख का भी हो सकता था. जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत है, गाड़ियां रखी जाती है ताकि गाड़ी की कीमत बढ़ती है. यहाँ पे दुनिया भर में डेप्रिशिएट होती है, यहाँ पे गाड़ियों की कीमत इंक्रीज होती है. तो 5 लाख से 8 लाख का अगर एसेट होता तो आप उसको बाद में और ज्यादा महंगा बेच सकते थे, और ज्यादा कैश आ सकता था बिजनेस में. एंड इट कुड हैव आल्सो बीन यूज्ड एज अ कोलैटरल. तो आपने एसेट को बेच दिया और लीज बैक कर लिया, अब आपके पास कोलैटरल रखवाने के लिए कोई एसेट मौजूद नहीं होगा. So these are the disadvantage of these particular method. Then another method to improve the cash flow is to reduce credit terms to the customers. आप कस्टमर से क्रेडिट टर्म्स कम कर लें. मतलब कस्टमर को अगर आपने 3 महीने की इजाजत दी हुई थी कि वो 3 महीने बाद आपको लोन रीपे करे, या सॉरी आपका जो भी उसने जो है वो पैसे लिए हुए हैं आपसे या कोई गुड खरीदा हुआ है, तो वो रीपेमेंट आपको 3 महीने बाद करता है, तो वो 3 महीने बाद नहीं बल्कि 1 महीने बाद करे. सो आस्किंग कस्टमर्स टू पे अर्लियर विल इंक्रीज द कैश इनफ्लो. हाउएवर, कस्टमर अगर अर्लियर पेमेंट भी आपको कर दे, बट कस्टमर में परचेज फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स हु आर प्रोवाइडिंग विद एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स. तो कस्टमर से अगर आप बार बार पैसे मांगते रहोगे तो कस्टमर माइट गेट अनॉयड एंड कस्टमर माइट पे यू अर्लियर, but the customer might feel annoyed and they might move to a competitor who is providing extended credit terms, जो 1 महीना नहीं बल्कि 3-4 महीने का क्रेडिट टर्म दे रहा हो. तो you might lose your customer if you're asked for early payments. Another method that we can use to improve the cash flow position is debt factoring. अपने डेटर को आप क्या करो, सेल कर दो टू द डेट फैक्टरिंग कंपनी. है मैंने कल भी आपको समझाया था. Debt factoring is when the business sell its debtor to a debt factoring company in return of some cash. तो जब आप अपना डेटर सेल कर दोगे तो आपके बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा. हाउएवर, पूरी अमाउंट रिकवर नहीं होगी आपकी. इफ यू आर यूजिंग डेट फैक्टरिंग, you should make your mind that you're not going to recover the full amount. 90 to 95% amount recover होगा, that's it. And the reputation of the business might also fall. Reputation कैसे fall होगी कि business अगर अपने debtors को sell कर देगा, so it might be said in the market that the business is unable to pay or unable to recover its amounts. और उसकी वजह से बैंक वगैरह जो है वो उनको लोन भी नहीं देंगे, क्योंकि जब आपके कस्टमर आपको पैसे नहीं दे पा रहे, आप उस कस्टमर से पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो दैट मींस कैश इनफ्लो प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके पास. सो इफ यूर डेट फैक्टरिंग, दैट मींस कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हैं, तभी आप अपने डेटर को सेल कर रहे हो. या आपके बिजनेस का क्रेडिट कंट्रोल अच्छा नहीं है, आप कस्टमर से पैसे नहीं निकलवा सकते, तभी आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो टू अ डेट फैक्टरिंग कंपनी. So it can cause a bad reputation of the company image as well. So these are the ways how you can overcome the cash flow problems. However, with each method, there is some amount of limitation as well. Now, another method to reduce the cash flow problem is to reduce the cash outflows. ये सारे तरीके हमने जो पढ़े, इससे हमारे क्या हो रहा है, कैश इनफ्लोस बेहतर हो रहे थे. But there is also a way to reduce the to improve the net cash flow is to by reducing the cash outflow. अपने आउटफ्लोस को आप जब कम कर देते हो तो आपका नेट कैश फ्लो बेहतर हो जाता है. सो हाउ कैन यू रिड्यूस योर कैश आउटफ्लोस? नंबर वन, डिले पेमेंट्स टू सप्लायर्स. इफ यू डिले पेमेंट्स टू सप्लायर्स, दैट आर योर क्रेडिटर्स, जिनसे आपने उधार पे गुड खरीदा हुआ है, उनको आप डिले पेमेंट करोगे तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो विल रिड्यूस ड्यू टू डिलेड पेमेंट्स. हाउएवर, सप्लायर में रिड्यूस द डिस्काउंट्स. वो आपको डिस्काउंट ऑफर ही ना करे क्योंकि आप उसको देर से पैसे दे रहे हो. प्लस वो फ्यूचर में आपके साथ ट्रेडिंग बंद कर देगा क्योंकि आप उसको इतना रुला रुला के डिले डिले करके पैसे दोगे. सेकेंडली, डिले स्पेंडिंग ऑन कैपिटल इक्विपमेंट. आपको अगर कैपिटल इक्विपमेंट खरीदना है तो आप अभी नहीं खरीदो, आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा डिले करो. तो इससे क्या होगा कि एक साथ जो पैसा बिजनेस के बाहर जाने वाला था वो नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू गोइंग टू बाय अ मशीनरी, दैट मशीनरी कॉस्ट 500,000 रुपीज, 5 लाख की वो मशीनरी है. तो अगर आप अभी 5 लाख रुपए खर्च कर दोगे तो आपको कैश आउटफ्लो 5 लाख से बढ़ जाएगा. बट इफ यू डिले दिस, सो ये 5 लाख बिजनेस में ही रहेंगे और आप इनको कहीं और इस्तेमाल में लगा सकते हो. सो बाय डिलेइंग द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, द कैश विल नॉट बी पेड टू द सप्लायर. या जो भी आपको मोटर व्हीकल वगैरह सेल कर रहा है उसको आपको पैसे देने की जरूरत नहीं देनी पड़ेगी. तो फ्रॉम होम एवर यू आर बाइंग द एसेट,
सो यू शुड डिले दैट कैपिटल इक्विपमेंट परचेज। तो इससे क्या होगा, कैश बिजनेस में रहेगा। हाउएवर अगर आप डिले करते रहोगे मशीनरी की परचेज, तो पुरानी मशीनरी इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, सो द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस माइट फॉल। एंड प्लस इफ यू आर डिलेइंग योर कैपिटल इक्विपमेंट परचेज, सो यू माइट आल्सो डिले योर एक्सपेंशन। आप अपनी एक्सपेंशन भी नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द डिलेइंग इन द कैपिटल इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने नई शॉप खरीद के उसके अंदर कोई मशीन डालनी थी, लेकिन आप अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास अभी कैश आउटफ्लो को आप रोक रहे हो, तो वो नई एक्सपेंशन जो होनी थी आपकी, वो एक्सपेंशन नहीं हुई। सो एक्सपेंशन कैन ऑल्सो डिक्लाइन। Another way to improve your cash outflow is use leasing, not outright purchase of capital equipment. अगर आपने कोई भी कैपिटल इक्विपमेंट खरीदना है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग अ फुल अमाउंट कैश पे खरीदने से अच्छा आप लीज पे खरीदो, क्योंकि लीज पे यू मेक स्मॉलर आउटफ्लोस। कैश पे आपका एक साथ बहुत ज्यादा आउटफ्लो चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लाख रुपए का कोई एसेट है, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर आउटराइट परचेज, दैट मीन्स आप पूरा कैश आउटफ्लो कर दोगे 3 लाख का। ऑन द कॉन्ट्री अगर 3 लाख का एसेट आप 30,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट्स में खरीद लो, सो दैट वुड बी मच बेटर कि 30,000 रुपए मंथली आप पे कर रहे हो और आपको जो है वो एसेट जो है वो मिलता रहेगा। सो लीजिंग विल ब्रेक अ लार्ज कैश आउटफ्लो इनटू स्मॉलर पेमेंट्स। हाउएवर द एसेट विल नॉट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। अगर आप लीज पे उठाते हो एसेट, तो हायर परचेज पे उठाना ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू लीज, क्योंकि अगर आप लीज पे एसेट उठाते हो तो अगेन आपकी ओनरशिप नहीं आएगी, द ओनरशिप विल रिमेन विद द लीजिंग कंपनी। आप बस एसेट को यूज कर सकते हो और उसके अगेंस्ट पे आप लीज पेमेंट्स पे कर सकते हो। सो द एसेट विल नॉट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, वेयर एज अगर आप आउटराइट परचेज करते हैं तो वो एसेट आपके कंपनी का होता, लेकिन अभी आपने लीजिंग पे उठा लिया तो वो एसेट आपका कंपनी का नहीं है। सेकेंडली, लीजिंग चार्जेस विल इंक्रीज द कैश आउटफ्लो फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आपको लीजिंग चार्ज पे करना पड़ेगा, which will increase your cash outflows for a longer period of time. Then another method is to cut overhead spending that does not directly affect the output. For example, promotional cost. आप वो खर्चे कम करो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। जैसे लेबर को अगर आप पैसे नहीं दोगे तो लेबर काम नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। रॉ मटेरियल को आप पैसे नहीं दोगे तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये खर्चे तो आप रखो अपने, लेकिन आप क्या करो, वो खर्चे कम कर दो जिनकी वजह से डायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशनल कॉस्ट। अब प्रमोशनल कॉस्ट अगर आप कम कर दोगे तो क्या होगा, दीज कॉस्ट विल नॉट रिड्यूस द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कैश पेमेंट्स विल रिड्यूस। तो आपकी प्रोडक्शन वही रहेगी, प्रमोशन से आपकी प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाउएवर योर फ्यूचर डिमांड माइट फॉल, क्योंकि अगर आप प्रमोट नहीं करोगे अपना प्रोडक्ट या प्रमोशनल एक्सपेंसेस बचाओगे, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड कम हो जाएगी। और जब आपकी प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फ्यूचर में नहीं बिकेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी कैश इनफ्लोस कम हो सकते हैं। So these are the problems that are associated with ways to reduce the cash outflows. तो पेपर वन में आपके पास सवाल आ सकता है कि भाई ये जो मेथड्स हैं इनको एवेल्युएट करें कि कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर है, या एनालाइज करें कि कौन सा मेथड से हम जो है वो कैश इनफ्लोस को इम्प्रूव कर सकते हैं या कैश आउटफ्लोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द कैश फ्लो एंड दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। नाउ कमिंग ऑन टू योर क्वेरीज गाइस, कोई क्वेरीज है तो पूछ लें। जी बच्चों, एनी क्वेरीज? कैश फ्लो का पूरा चैप्टर समझ आ गया आप लोग को, या अगर कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ लें। ऑलराइट, इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो दैट्स इट फॉर टुडे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, देखें। अभी आप लोग ये क्लासेस मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि A2 में से AS में आया है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने के लिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो आप लोग जो है वो उस क्लास में जरूर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी हमारी। ठीक है बच्चों? क्या वो फॉर्मूलाज? यूटिलाइजेशन ऑफ कैश फ्लो, ये कब पढ़ा है मैंने भाई? नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला? अच्छा, टेबल वाला। अच्छा, एक मिनट रुको।
भाई ये कुछ भी नहीं है, सिंपली ले सपोज तुम्हें तुम्हारे अब्बा पॉकेट मनी देते हैं, वो तुम्हारा कैश इनफ्लो होगा। तुम पूरे महीने कोई ना कोई खर्चा तो करते होगे, वो तुम्हारा कैश आउटफ्लो होगा। और जो तुम्हारे पास कैश बच जाएगा वो नेट कैश फ्लो होगा। तो तुम क्या करते हो, अपने कैश इनफ्लोज में से कैश आउटफ्लो माइनस करते हो, तो आपके पास नेट कैश फ्लो बच जाता है। फिर शायद कुछ पिछले महीने के पैसे भी आपके पास रखे हुए होंगे, वो भी आप ऐड कर लेते हो अपने खर्च, अपने नेट कैश फ्लो में। तो दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस। जब ये ऐड कर लेते हो ओपनिंग बैलेंस, तो आपके पास बच जाता है क्लोजिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर क्या होगा, कैश इनफ्लोज ऐड होंगे, टोटल कैश आउटफ्लो ऐड होंगे, कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस होगा, तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा आपके पास। और इसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये है इसका फॉर्मूला, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस एडिशन और माइनस है। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो इज योर नेट कैश फ्लो। Add opening balance, so you will get your closing balance in the net cash flow. नेट कैश फ्लो में आप अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।